आप सभी लोगों का स्वागत है आज इस सेशन में। एंड आज हमारा विषय है चर्चा का शरीर त्रयः, तीन प्रकार के शरीर। दोस्तों, कोई भी साधक अपने जीवन में जब भी अपने साध्य के प्रति प्रेरित होता है तो जो साध्य है, जिसको हमने कहा था पिछले सेशंस में भी हमने चर्चा की, मोक्ष। मोक्ष का मतलब किसी भी प्रकार के फियर से फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फियर। जब कोई चीज हो तो उसके खोने की चिंता ना हो, और जब कोई चीज ना हो तो उसके पाने की दुख देने वाली लालसा ना हो। एक ऐसे समत्व की स्थिति को हमने मोक्ष कहा। तो ये साधक जो करता है, जो व्यक्ति है, वो अपने साध्य की तरफ जब चलता है तो इसी को कर्म कहा जाता है शास्त्रों में। तो कर्ता कर्म के माध्यम से अपने साध्य को प्राप्त करता है। अब ये जो कर्म है, इसको करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इंस्ट्रूमेंट्स को कहा गया करण। करण मींस इंस्ट्रूमेंट्स। सो उसको करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स शास्त्रों में बताए गए। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब उपकरण। तो तीन तरह के उपकरण हैं। पहला बाह्य उपकरण, बाह्यकरण। दूसरा अंतःकरण, और तीसरा उपकरण। हम फिर से कहें तो तीन तरह के करण हैं। करण मींस इंस्ट्रूमेंट्स। सो पहला उसको कहा गया उपकरण, दूसरा बाह्यकरण, और तीसरा अंतरकरण। तो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके माध्यम से यह कर्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उपकरण तो आप सब जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मिक्सी, जैसे मोबाइल, ये उपकरण है जिनको भी हम उपयोग कर लें। फिर दूसरा होता है बाह्यकरण। बाह्यकरण को ही शरीर कहा गया, स्थूल शरीर। बाह्यकरण को कहा गया स्थूल शरीर, अंतःकरण को कहा गया सूक्ष्म शरीर। सो हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, एक बाह्य शरीर है। ये दोनों ही अंतःकरण और बाह्यकरण कहलाए। और कर्ता जिस कारण से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, जिस कारण से वो आता है, उसको कहा गया कारण शरीर। तो तीन शरीर। पहला शरीर कारण शरीर, जिस कारण से कर्ता प्रेरित हो रहा है। दूसरा अंतःकरण, जिसको कहा गया सूक्ष्म शरीर। और तीसरा बाह्यकरण, जिसको कहा गया स्थूल शरीर। और चौथा उपकरण, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो कर्ता इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, करण के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अब यहां शरीर शब्द क्या है? शरीर शब्द की संस्कृत की परिभाषा है शीर्यमान स्वभावम शरीरम। शीर्यमान मींस समथिंग विच इज सब्जेक्ट टू डिके एंड चेंज। जो डिके और चेंज के लिए होता है, जिसमें डिके होता है और चेंज होता है। त्रय मतलब तीन। तो शरीर त्रय का मतलब देयर आर थ्री चेंजेबल बॉडीज। हर व्यक्ति जो इस धरती पे है उसके पास तीन शरीर हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं तीनों शरीरों पे बात करने वाले हैं। हमारी बातचीत का चार पैरामीटर्स होंगे। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा फंक्शन, और चौथा उनका नेचर। ये तीनों शरीरों का नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, ये जो आपको दिख रहा है आपके कैमरे में, जिसको हम कहते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको आप कंप्यूटर के हार्डवेयर से तुलना कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो है ग्रॉस बॉडी, जैसे हमारा शरीर है। तो इसका रॉ मटेरियल क्या है? तो शास्त्र कहते हैं ये पांच भूतों से बना है। स्थूल पंचभूतानी, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। वो क्या है? पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा आकाश, चौथा वायु, और पांचवा अग्नि। पृथ्वी को शायद आप सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हैं,
जल को आप लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हैं, वायु को आप गैस स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हैं, और अग्नि को आप प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हैं, एंड आकाश को आप एब्सेंस ऑफ ऑल मैटर कह सकते हैं। हमारा जन्म से मृत्यु तक हमारी यात्रा, इन्हीं शरीर की जो यात्रा है, ये इन्हीं पांचों स्टेट्स में चलती है। जब हम गर्भ में होते हैं तो मां के गर्भ में जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, वो मिनरल्स आर सॉलिड स्टेट। मां के गर्भ में लिक्विड में हम फ्लोट करते हैं, वो लिक्विड होता है हमारे पास। वी आर लोकेटेड, वो आकाश है। मां की सांसों से हम सांसें लेते हैं, वो गैस है। और कंबशन के द्वारा मां के माध्यम से हमें फूड मिलता है गर्भ में, वो अग्नि है जो कंबशन करती है खाने का। तो मां के गर्भ में भी हमें पांचों भूत मिलते हैं, महाभूत मिलते हैं। अब जब हम जीवन में आते हैं तो हम खाना खाते हैं, सॉलिड है, पृथ्वी तत्व है ये। हम पानी पीते हैं, जल तत्व है। हम मूव करते हैं, आकाश तत्व है। हम सांसें लेते हैं, गैस का तत्व है, वायु तत्व है। और हमारे अंदर भी हम कंबशन करते हैं, खाना पचता है, ये अग्नि तत्व है। सूर्य की रोशनी हमारे अग्नि तत्व को प्रज्वलित करती है। तो पूरा जीवन इनसे भरा हुआ। इसके बाद जब हमारी मृत्यु होती है, तो जब शरीर को जलाया जाता है, तो शरीर को जलना मात्र अग्नि तत्व है। राख हवा में उड़ती दिखती है, अगर आपको कभी आपने गौर किया हो शमशान में, तो वायु तत्व उस राख को ले जा रहा था। कुछ राख अदृश्य हो जाती है, आकाश तत्व। बाकी को हम जल में अर्पित कर देते हैं, जल तत्व। कुछ राख जमीन में चली जाती है। तो जिस प्रकार हम आए, गर्भ में भी जीते जी और मृत्यु तक पूरा जीवन एशेस कप है। जिसने जीवन को गंभीरता से जानना है, वो जानता है पूरा जीवन ही एशेस कप है। एशेस कप जो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, राख की ही तो लड़ाई है पूरे जीवन की। तो ये हमारे इसमें हमने देखा रॉ मटेरियल है। अब हम बात करें कंपोनेंट्स, तो कौन से चार कंपोनेंट्स होते हैं? तो शास्त्र कहते हैं पहला सर, दूसरा हैंड्स जिसको पक्ष कहा जाता है, तो सिर पक्ष। लेग को संस्कृत में कहते हैं पूछ, पुंछ भाग। और सेंट्रल बॉडी जिसको केंद्र कहा जाता है। तो चार कंपोनेंट शास्त्र कहते हैं जिससे बना है स्थूल शरीर, सिर, पक्ष, पुंछ और केंद्र। अब ये फंक्शन क्या करता है, तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसका फंक्शन है, ये वर्ल्डली ट्रांजैक्शंस को डील करता है। हम इस धरती पे आते हैं और इसी बाह्यकरण, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से हम एक्सचेंज करते हैं। शरीर होगा तो हम बात कर पाएंगे। तो इसके लिए शास्त्र कहते हैं ये आयतनम है। आयतनम मींस अ टेम्पररी रेसिडेंस। जैसे आपको कहीं भी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? आपको कहीं भी बिजनेस करने के लिए एक रेसिडेंस चाहिए, गुमाश्ता कहते हैं वो, एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो दिस इज योर एड्रेस प्रूफ, लोकल एड्रेस फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ लाइफ। और किस करेंसी में हम इसमें करते हैं ट्रांजैक्शन? पाप और पुण्य, ये ट्रांजैक्शन हमारे चलते रहते हैं। और जब तक just hold on, I have to dial in that Facebook live again, so I am sorry about it. We may need to wait for a while. Perfect. So इसके बाद हमने बात कर रहे हैं हम दैट ये जो ट्रांजैक्शन का मोड है, ट्रांजैक्शन का मोड है पाप और पुण्य। इसी से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। वी डू सम एक्शंस विच आर गुड, दे आर कॉल्ड पुण्यम। वी डू सम एक्शंस विच आर नॉट गुड, दे आर कॉल्ड पापम। धर्म आधारित कर्म पुण्य है, अधर्म आधारित कर्म पाप है। ये ट्रांजैक्शन चलता रहता है। और जब तक पेमेंट बचा रहता है, ये हाउस हमारे लिए अवेलेबल है। और अगर पेमेंट नहीं दिया हमने, ये ट्रांजैक्शन ठीक नहीं हुआ, तो परमात्मा हमें नोटिस देना चालू कर देता है। ये नोटिस अलग अलग रूप में आते हैं। जब भी हम देखते हैं कि हमारे कर्मों में पाप की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, तो जो ये मकान है जो हमारा किराए से हमने ले रखा है, आयतनम, वी स्टार्ट गेटिंग नोटिसेस। ये नोटिसेस क्या हैं? व्हाट आर दीज नोटिसेस? सो दीज नोटिसेस आर, आपने कई बार देखा होगा कि
कई व्यक्तियों को पहला नोटिस जब मिलता है कि अपने कर्म सुधार लो, वो पहला नोटिस होता है उनके बाल सफेद हो जाते हैं। बाल सफेद होना परमात्मा का पहला नोटिस है कि जाने का वक्त अब शुरू हो गया। द काउंटडाउन हैज बिगिन। अपने कर्म अभी भी सुधार लीजिए। पर हम बाल को डाई करके पहले से ज्यादा युवा होके आ जाते हैं, पर कर्म बिल्कुल वैसे ही करते रहेंगे। उसके बाद परमात्मा हमें दूसरा नोटिस देता है, हमारी आंखों पे चश्मा लगने लगता है। यह परमात्मा का दूसरा नोटिस है, जाने का वक्त और करीब आ गया, अपने कर्म अभी भी सुधार लीजिए। पर उसके उपरांत भी हम सुंदर लेंस लगा के फिर से उसी तरह के कर्म करते रहते हैं। परमात्मा तीसरा नोटिस भेजता है। वो तीसरा नोटिस तो ऐसा है जो छुपाया नहीं जा सकता। हमारे चेहरे और शरीर पे जो झुर्रियां पड़ती हैं, ये तीसरा नोटिस है। हमारे रिंकल्स, आप देखिए हमारी स्किन अगर हम ऐसे उठाएं तो इतनी उठाई जा सकती है और छोड़ दीजिए, ये वापस अपना शेप ले लेती है। अब आप अपनी दादी जी की स्किन ऐसे उठाइए और जब आप उनकी स्किन को वापस छोड़ेंगे तो रिज्यूम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उनकी चमड़ी ने उनके शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया है। और शायद एक छोटे से बच्चे की स्किन को तो आप इतना खींच भी नहीं पाएंगे। तो यह परमात्मा का नोटिस है, हमारी स्किन धीरे धीरे शरीर को छोड़ना शुरू करती है। आप ऐसा करें आज सेशन के बाद, अपने बचपन के, जब आप 3 साल की आपकी उम्र थी, 3 साल की उम्र का एक फोटो लीजिए और उस फोटो को अपने गाल के पास रखिए और कांच में अपनी आज की शक्ल देखिए और 3 साल की उम्र की शक्ल देखिए। तो आपको देखते ही समझ में आएगा कि 15-20 नोटिस तो हमारे चेहरे पे ही चिपके हुए हैं। ये परमात्मा के नोटिस ही तो हैं, जो इस शरीर को धीरे धीरे डीके करना शुरू करता है। फिर हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है, घुटने हमारे दुखने लगते हैं। ये सब क्या है? परमात्मा धीरे धीरे हमें नोटिस ही दे रहा है कि अपने कर्मों को अभी भी सुधार लीजिए। अब हम आगे बात करें, नेचर क्या है इस शरीर का, जिसको हम बाह्यकरण कहते हैं। इसका नेचर क्या है? तो इसका नेचर इज सविकार। सविकार है। सविकार मतलब, विकार मतलब इसमें कमियां होती हैं। क्या क्या कमियां होती हैं? अस्ति, जायते, वर्धते, विपक्ष्यते, उपक्ष्यते, प्रणश्यति। एक एक समझे। अस्ति, गर्भ में आता है, एग्जिस्टेंस होता है। जायते, बर्थ होता है। वर्धते, इट ग्रोज। विप्रेयते, इट मींस मेटामॉर्फोसिस होता है। उपक्ष्यते, एजिंग होती है। एंड अंततः प्रणश्यति, इसका मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 6 फोल्ड मॉडिफिकेशन शरीर में होते हैं। तो बाह्य शरीर का मतलब ही है जिसमें 6 मॉडिफिकेशंस हो। दूसरा, विजिबल। ये शरीर ट्रांजैक्शन के लिए सबके लिए विजिबल है। हर व्यक्ति देख सकता है आपके शरीर को, खुद भी हम देख सकते हैं, दूसरे भी देख सकते हैं। तीसरा, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? तो इसकी ड्यूरेशन लगभग 1 सेकंड से 120 साल तक हो सकती है। इसको देह भी कहा जाता है। देह शब्द का रूट है दहन योग्यम, जो जलने के लिए ही बना है उसी को देह कहते हैं। यह देह रूट से बना है। देह रूट का अर्थ है उपचय अपचय दिहम, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपैंड होती है, इसी को देह कहा जाता है। सो हमने ये देखा कि ये हमारा बाह्य शरीर है, पहला शरीर जो आप सब देखते हैं। आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो एनाटॉमी पढ़ लीजिए। अब इस शरीर का डायनामिक्स हम देखें। डायनामिक्स क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर। लोग एक दूसरे को देख के पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करते हैं। इंटरपर्सनल बिहेवियर, ये इसका डायनामिक्स है। कैसे इंटरपर्सनल बिहेवियर होते हैं? तो चलिए 5 लोगों का हम उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति कहता है उसने मुझे बर्थडे, एक महिला, एक पुरुष कहता है उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, मुझे बहुत खराब लग रहा है। पहला व्यवहार। दूसरा सुनिए, एक दूसरा व्यक्ति है, आई डोंट लाइक टू डेलीगेट बिकॉज आई वॉन्ट टू अश्योर क्वालिटी। ऑफिस में आपने ऐसे बॉसेस देखे होंगे। दूसरा व्यक्ति। एक तीसरा व्यक्ति, आई कीप डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, लोगों से दूरी भली। तीसरा व्यवहार। चौथा, मुझे शादी नहीं करनी, आई डोंट वांट टू मैरी। कई लोग ये भी कहते हैं, ये चौथा व्यवहार। पांचवा इज आई डोंट वांट टू स्टडी, आई डोंट वांट टू वर्क। ना मुझे काम करना है ना मुझे पढ़ाई करनी है। ऐसे भी कितने सारे लोग हैं आपके आसपास। तो प्रश्न ये उठता है,
ये लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आखिर मैं वैसा क्यों हूं जैसा मैं हूं? तो शरीर तो दोस्तों केवल बाह्य इंस्ट्रूमेंट है। इस प्रश्न का उत्तर शरीर नहीं दे पाएगा। तो फिर हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, यह जानने के लिए कि आपका बॉस डेलीगेट क्यों नहीं करता, आपकी बहन या आपका भाई शादी क्यों नहीं करना चाहता, यह व्यक्ति क्यों दूर लोगों से दूरी बना के रखना चाहता है, और उस व्यक्ति को इतना बुरा क्यों लगता है जब आप उसको बर्थडे विश करना भूल जाते हैं। तो चलिए और गहरा उतरते हैं व्यक्तित्व में। दूसरा जो बॉडी है हमारा, इसको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का मतलब सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी जो थी वो तो हार्डवेयर था, ये सॉफ्टवेयर है। जो सूक्ष्म शरीर है वो सॉफ्टवेयर है। अब ये किससे बनता है, थोड़ा सा उस पर बात कर ले। तो सूक्ष्म शरीर बनता है सटल मैटर से। रॉ मटेरियल इज सटल मैटर। वही पंच महाभूत हैं, पर वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं। उससे बनता है सूक्ष्म शरीर। अब चूंकि वो एनर्जी फॉर्म में है, इसीलिए वो दिखता भी नहीं है। अभी और धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा आपको। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो इसके कंपोनेंट्स हैं 5 तो ज्ञानेंद्रियां होती हैं इसमें, 1 2 3 4 और स्किन। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म शरीर की नहीं हैं, इसीलिए हमने बार बार फिर से रिपीट करेंगे। आंख सूक्ष्म शरीर में नहीं है। आंख तो बाह्य शरीर में आपको दिखता है, ग्रॉस है। आंख के अंदर जो कैपेसिटी टू सी है वो है सूक्ष्म शरीर, जिसको शास्त्र कहते हैं रूप ग्राहक। जरा विचार करें कि आंख देख सकती है? नहीं देख सकती। अगर आदमी मर जाए आप उसकी ऐसे आंखें खोलने नहीं देख सकती। अगर आंख देख सकती है तो आंख को शरीर से निकाल के रख दीजिए टेबल पे, वो देख लेगी, वो नहीं देख सकती। तो सूक्ष्म शरीर में आंख नहीं है, आंख की देखने की क्षमता है। कान नहीं है, कान के सुनने की क्षमता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो बाह्य इंस्ट्रूमेंट है ये नहीं सुन सकता, इसके अंदर एक क्षमता है, वो है सूक्ष्म। नाक की सूंघने की क्षमता है। एक आदमी बेहोश हो जाता है या वो सो जाता है, नाक तो तब भी है पर वो सूंघ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। टंग के टेस्ट की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में एक्सपायर हो जाता है, वो व्यक्ति जो आपके जीवन के बहुत करीब है, सबसे करीब व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है, तब आपके मुंह में आपका फेवरेट खाना भी रख दिया जाए, टंग को ऐसा लगता है मानो कोयला रख दिया हो, स्वाद गायब हो जाता है। तो टंग स्वाद लेती है ऐसा नहीं है, उसके अंदर वो सूक्ष्म शरीर है जो रस ग्राहक है। स्किन स्पर्श ग्राहक। तो पहला तो क्या हो गया, 5 ज्ञानेंद्रियां, परसेप्टिव ऑर्गन्स, नॉट फिजिकल ऑर्गन्स, ये स्पष्ट हम समझ लें। दूसरा 5 प्राण। प्राण क्या है, हमने पिछले सेशन में बात की भी है, एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम, प्राण शक्ति। हम सांस लेते हैं, अगर फेफड़ों तक जाती है तो वो ऑक्सीजन है, पर अगर हमारी बेली बटन तक जाती है, डायफ्रामिक ब्रीदिंग करते हैं, तो उसी को हम प्राण कहते हैं। और प्राण पूरे शरीर को चलाती है। तो पहला हुआ, 5 तरह के प्राण हैं। पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको प्राण कहते हैं। लंग्स जो है हमारे, वो तो स्थूल शरीर है, पर उसके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रही है, ये प्राण है। दूसरे को कहते हैं अपान। अपान इज इवैक्यूएटरी सिस्टम, वेस्ट रिमूवल सिस्टम। एक्सक्रीटा पूरा जो शरीर से निकालता है, वो पुश इज कॉल्ड अपान। व्यान सर्कुलेटरी सिस्टम, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करता है, न्यूट्रिशंस को सर्कुलेट करता है, उसी को व्यान कहते हैं। नेक्स्ट इज समान, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो जो ऊर्जा आपको डाइजेस्ट करवा रही है। जिसका समान कमजोर होता है उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। फिर से हम याद दिला दें, एब्डोमेन स्थूल शरीर है, और उसके अंदर जो डाइजेशन की क्षमता है वो सूक्ष्म शरीर है। और उदान रिवर्सिंग सिस्टम, उल्टी आती है, शरीर में कोई गलत तत्व चला गया और एकदम से शरीर उसे बाहर फेंकता है, इसको उदान बोलते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी, रिवर्सिंग सिस्टम। इसीलिए जब व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें लेता है तो यही वायु एक्टिवेट होती है और एकदम से उल्टी हिचकी आती है व्यक्ति को, उदान। 5
ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण। अब आएंगे 5 कर्मेंद्रियां। हाथ स्थूल शरीर है, पर हाथ के पकड़ सकने की क्षमता सूक्ष्म शरीर है। आप सो जाते हैं, आपके हाथ में कुछ दे दें, आपके हाथ में ग्रिप ही नहीं है, क्योंकि वो प्राण उस तरफ उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। ठीक। पैर स्थूल शरीर है, पैरों के चलने की क्षमता सूक्ष्म शरीर। ये दूसरा कर्मेंद्रिय हो गई। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुंह, गुदाद्वार और रिप्रोडक्शन का हमारा ऑर्गन। ये पांचों कर्मेंद्रियां हैं, पर इसका जो ऑर्गन है ये स्थूल शरीर है, पर इसकी जो क्षमता है, जो पावर है, इसी को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सो हमने अभी बात की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, ये हो गए टोटल 15। पर अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अंग इसका, और इसी को कहा जाता है मूल रूप से अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच कैन नॉट बी सीन। एक एक करके समझें। अंतःकरण में क्या है? सबसे पहले है बुद्धि। बुद्धि ही इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट। इट इज आवर इंटेंशनल थिंकिंग एबिलिटी, रैशनल, डिस्क्रिशन, नोइंग एबिलिटी, विचार हमारे। चलिए अब उस कहानी से इसको जोड़ते हैं। याद कीजिए पहले व्यक्ति ने क्या कहा था? उसने मुझे शादी के लिए, उसने मुझे बर्थडे पे विश नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा। हमने पूछा क्यों बुरा लगा भाई, इस व्यक्ति को, सबको तो नहीं लगता। तो उसका कारण यह है, उसके दिमाग में एक विचार आया, उसकी बुद्धि में विचार आया, आई एम नॉट प्रायोरिटी। इसका मतलब यह है मैं प्रायोरिटी में नहीं हूं, तभी तो मुझे बर्थडे पे विश नहीं कर रहे हो। अब दूसरे पे देखिए, आई डोंट डेलीगेट टू एश्योर क्वालिटी। अब इसके पीछे विचार क्या हो सकता है? आई इफ आई वोंट सी थिंग्स वॉन्ट हैपन। जब तक मैं खुद ना देख लूं चीजें नहीं होती। कई ऐसे बॉसेस हैं माइक्रो मैनेज करते हैं, तो उसके पीछे एक विचार है। देखिए, जो आपका स्थूल शरीर है वो व्यवहार कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है दुनिया से, पर हर व्यवहार के पीछे एक विचार है, और यही विचार बुद्धि है, और यह विचार आपके सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तीसरा बात याद कीजिए, आई कीप डिस्टेंस फ्रॉम पीपल। मैं लोगों से दूर रखता हूं, दूरी बनाए रखता हूं, बिकॉज डिपेंडेंसी इज बैड। यह विचार उसके अंदर है। हर व्यवहार के पीछे एक विचार होता है। अगला, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। मुझे शादी नहीं करनी। विचार क्या हो सकता है? आई एम नॉट ब्यूटीफुल। इससे पहले लोग मुझे रिजेक्ट करें, मैं ही लोगों को रिजेक्ट कर देती हूं। ठीक। अगला, मुझे ना पढ़ाई करनी है ना नौकरी करनी है। इसके पीछे विचार क्या है? मैं केयरलेस हूं, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। दैट थॉट फॉर सेल्फ। सो ये हो गई बुद्धि। अब आपका प्रश्न ये आएगा ही स्वाभाविक रूप से, सर उसकी बुद्धि ऐसी क्यों हो गई? तो अंतःकरण में 3 और कंपोनेंट हैं जो आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आपके आसपास वाले लोगों की बुद्धि वैसी क्यों है जैसी है। तो ये बचे हुए 3 कंपोनेंट कौन से हैं? पहले को बोलते हैं मन, माइंड। दूसरे को बोलते हैं चित्तम, मेमोरी। और तीसरे को बोलते हैं अहंकार। एक एक करके समझ लें। माइंड क्या है? अनइंटेंशनल थिंकिंग। देखिए, बुद्धि इंटेंशनल थिंकिंग है, आप सोच के वैसा सोच सकते हैं, पर मन इमोशनल होता है। अभी आप बहुत दुखी हो और हम बोले नहीं आप 5 मिनट खुश होकर दिखाइए, करके देखिए, नहीं हो सकता आपसे। ये अनइंटेंशनल थिंकिंग है, आपके कंट्रोल में नहीं होती, इमोशंस होते हैं। ये प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको आप मन कहते हैं। ये डाउट करता है, बी और नॉट टू बी। ये हमेशा डायलेक्टिक्स में ही घूमेगा, करूं या ना करूं, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा। सो मन इमोशंस में चलता है। इमोशंस का मतलब क्या है? ई एनर्जी, मोशन। एनर्जी इन मोशन इज इमोशन। तो ये भावुक होता है। ठीक। सो मन भावनाओं में चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको अपशब्द कहा, एकदम से आपके मन में आवाज आएगी, आप भी वापस उल्टा रेस्पॉन्स कीजिए, रिएक्ट कीजिए। तो मन प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, पर फिर एकदम से बुद्धि समझाती है, यार बॉस है तुम्हारा, मत करो ऐसे रिएक्शन, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो बुद्धि मैनेज कर लेती है। पर अगर किसी का मन ज्यादा ताकतवर है और बुद्धि कमजोर है, तो वो व्यक्ति भिड़ जाएगा हर कहीं जाके।
एग्जाम में वो चीटिंग कर लेगा, क्योंकि चीटिंग करने से उसका मन शांत हो रहा है, उसने पढ़ाई नहीं करी तो। सो इस कारण मन और बुद्धि आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते चलते हैं। पर अभी भी प्रश्न अनुत्तरित है। उस व्यक्ति को ऐसा क्यों लगता है वो अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता? उसको ऐसा क्यों लगता है कि डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है? तीसरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई विश ना करे तो वो प्रायोरिटी नहीं है? और चौथे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो केयरलेस है? और पांचवे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जब तक वही जाके काम नहीं करेगा तब तक काम नहीं होगा? ये भाव आ क्यों रहे हैं? तो फिर शास्त्र और गहरा उतरते हैं। शास्त्र कह रहे हैं जरा टटोलो, चित्तम में ढूंढो, कुछ बात होगी। चित्तम क्या है? मेमोरी। मेमोरी, ये पूरे अनुभव जो हमें मिले हैं जीवन में, ये इसको रिसीव करती है और रिकॉर्ड करती है। इसी को चित्तम कहते हैं, मेमोरी। और ये कब से? जब से हम पैदा हुए उससे भी पहले से। और शास्त्र कहते हैं पास्ट लाइफ, गर्भ में जब आप रहे और गर्भ के उपरांत, सारी यादें मिलकर आपके चित्तम को बनाती हैं। आपने नहीं देखा कई लोगों को, 5 साल का बच्चा है और प्रोडिजी है, संस्कृत के ऐसे श्लोक बोल रहा है, ऐसा विद्वान है। 13 साल का इल्ले त्रिल्ले दोरजी चाइना से पैदल हिमालय क्रॉस करके ठंड के मौसम में भारत आ जाते हैं। ये कैसे है? मोजार्ट 6-7 साल की उम्र में सिंफनी लिख देते हैं। 17 साल की उम्र में शंकराचार्य ने अपना पूरा साहित्य सृजित कर दिया, जो आज तक पिछले 1300 साल में दुनिया पढ़ रही है। 17 साल की उम्र में उन्होंने सारे वेदों पे टीकाएं लिख दी, उपनिषद पे टीकाएं लिख दी, गीता लिख दी, 17 साल की उम्र में। कहां से आता है ये सब? चित्तम, पास्ट स्किल्स जो आपने कभी भी किसी भी जन्मों में आपने देखी। सो चलिए अब बात करें तो चित्तम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबको देखें। और वो पांचों लोगों से फिर से मिलते हैं। तो इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बर्थडे विश ना करे तो उसका बहुत मूड ऑफ हो जाता है? तो चित्तम में ढूंढेंगे तो मिलेगा कि क्या हुआ, मैं 5 भाई बहन था बचपन में, मैं सबसे छोटा था और माता ने कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया, मेरे भाई बहनों ने भी मुझे ध्यान नहीं दिया, आई वॉज ऑलवेज निग्लेक्टेड। और देखो अब मेरे हस्बैंड भी मुझ पे ध्यान नहीं देते। तो जैसे ही कोई ने मुझे विश नहीं किया, अचानक वो बड़ी पुराना सा तार एकदम से स्ट्रिक होता है, स्ट्रंग होता है, और आपको लगता है मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ। ये हमेशा क्या है? आपका चित्तम, जिसने सारी यादें निकाल के रख दी। इसीलिए आप घरों में देखते हो किसी को बर्थडे विश ना करो तो बुरा लगता है, किसी को नहीं भी लगता। ये चित्तम ला रहा है। चलिए दूसरा देखें, वो बॉस डेलीगेट क्यों नहीं कर रहा आपके ऑफिस में? वो इतना माइक्रो मैनेज क्यों करता है? सर पे ही बैठा रहता है। तो आपको पता लगा कि भाई उसने ऐसा विचार है उसका कि जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक नहीं होगा। ये उसका थॉट था। अब हमने पूछा ये थॉट कहां से आ रहा है? तो चित्तम ने ढूंढ के बताया कि एक्चुअली क्या है, मेरे पिताजी नहीं रहे जब मैं बहुत छोटा था। घर में मैं सबसे बड़ा था, बड़ा भाई था, सारे काम मुझे ही करना पड़े। छोटा भाई रेस्पॉन्सिबल नहीं था। तो क्या होता था, मुझे हमेशा यह समझ में आ गया बड़ी छोटी उम्र से ही, जब तक मैं नहीं करूंगा काम नहीं होगा। आप मरे स्वर्ग नहीं मिलता। आज इतनी बड़ी कंपनी में मैं डायरेक्टर भी बन गया हूं, पर मैं क्या करूं, मेरी बचपन की आदत है। मैं जब तक माइक्रो मैनेज ना कर लूं मुझे भरोसा ही नहीं होता। अभी क्या करेंगे आप? इट इज, ये भी चित्तम ने बता दिया वो व्यक्ति वैसा क्यों है। अब मुझे शादी नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं। वो जो चौथा व्यक्ति था, मैं सुंदर नहीं हूं और इससे पहले कि लोग मुझे रिजेक्ट करें मैं ही रिजेक्ट कर दूं। ठीक है, अब ऐसा क्यों लग रहा है आपको मैं सुंदर नहीं हूं? तो चलिए शाहीन भट्ट के पास चलते हैं। पूजा भट्ट, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट तीनों बहनें। शाहीन भट्ट खुद अपनी किताब में लिखती है, एक बार एक फोटोग्राफर हम तीनों की फोटो खींच रहा था और उसमें हम छोटे थे, हम बच्चे थे। अचानक फोटोग्राफर ने बोला, शाहीन तुम हट जाओ, तुम इनका फोटो बिगाड़ दोगी। शाहीन भट्ट ने कहा, वो बात मुझे आज तक याद आती है। मैं हट गई और वो मेरे अंदर नासूर की तरह वो बात चुभ गई। वो बचपन की चित्तम मेमोरीज। 2-3 बार किसी ने टोक दिया, नहीं तुम अच्छी नहीं हो, तुम अच्छी नहीं दिखती। बस अब ये जिंदगी भर आपके अंदर, अब व्यक्ति कुछ कह ले तुम कितने सुंदर हो, आप बॉलीवुड में एक्ट्रेस बन जाइए, पर ये जो गहरा इम्प्रिंट है बचपन का, ये नहीं निकलता। तो चित्तम ने बताया ये वहां से आ रहा है भाई। अच्छा, और वो जो पांचवा व्यक्ति था जो बड़ा केयरलेस था, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, क्यों? मैं तो केयरलेस हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम कुछ नहीं कर सकते?
इसीलिए लगता है क्योंकि चित्तम ने ढूंढ के बताया, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मेरे पापा बार बार कहते थे, गधे हो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम एक कोने में जाके बैठ जाओ। फिर मेरी टीचर ने कहा, तुम गधे हो, नहीं हो पाएगा। मां भी कई बार बोल देती थी, तुम तो मूर्ख हो। और धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया, भाई मैं तो मूर्ख हूं, अभी क्या करेंगे। अब आप देख रहे हैं व्यक्ति कितना गहरा होता है। जो आपको बाहर स्थूल शरीर में जो व्यवहार दिख रहा है, उसके पीछे सूक्ष्म शरीर का एक विचार है, और उस विचार के पीछे चित्तम की गहराई की मेमोरीज हैं, और उस मेमोरीज को मन प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके बाहर विचार लाता है। अब अगली बात, अहंकार क्या है और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है सोचने में। अहंकार शब्द बना है अहम प्लस कारह। अहम मतलब आय, अहम ब्रह्मास्मि आय। कारह का मतलब क्रिएटर, कलाकार, चित्रकार, समथिंग दैट क्रिएट्स आई क्रिएटर। अहंकार को दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं अहम करणम अहंकारः। जो अहम का इंस्ट्रूमेंट बनता है वही अहंकार है। अहम का करणम अहंकारः, इसका मतलब जो मेरी सेल्फ आइडेंटिटी है वो अहंकार है, माय आईनेस। अब समस्या ये हो गई, जितने भी विदेशी लोगों ने भारतीय शास्त्र पढ़े, उनको अहंकार का कोई सिनोनिम इंग्लिश भाषा में मिला ही नहीं। अब वो क्या करते, बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने एक शब्द खोजा, ईगो, जो बिल्कुल गलत है। प्राउड, जो बिल्कुल गलत है, इसका कोई उससे लेना देना नहीं है। पर चूंकि अब कोई शब्द ही नहीं था उनके पास, जैसे ट्रेन के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं था तो हमने लोह पथ गामिनी और फला फला बना लिए, क्योंकि हमारी तकनीक उन तक नहीं पहुंची थी। इसी तरह विदेशियों की मानसिक तकनीक भारत की आध्यात्मिक विरासत तक पहुंची नहीं, तो उन्होंने कहा अहंकार तो क्या है साहब, ये ईगो है, जबकि ये वो नहीं है। अहंकार इज माय आईनेस, माय आइडेंटिफिकेशन। मैं खुद को क्या समझता हूं, वो है अहंकार। मैं खुद को कैसे आइडेंटिफाई करता हूं, माय रिफ्लेक्सिव फैकल्टी, माय सेल्फ रेफरेंस। थोड़ा समझ लें तो 11 तरह के अहंकार जब हमने विचार किए तो हमने पाए हमें हमारे आसपास है। चलिए देखें कौन कौन से 11 अहंकार हैं। व्यक्ति के पैदा होने से पहले ही 7 अहंकार दे दिए जाते हैं। 7 पैदा होने के पहले ही। कौन कौन से हैं, चला देख लीजिए। अभी तो वो गर्भ में ही आया है, पैदा नहीं हुआ, तो पहला फिक्स हो जाएगा इसकी नस्ल। तो कौन सी नस्ल का है ये बच्चा जो होने वाला है, ये मंगोल है, नाजी है, एशियन है, कोकेशियन है। अब जब वो नाजी पैदा होगा, कोकेशियन पैदा होगा, तो कोकेशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखेगा। और जब आप एक विशिष्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखते हैं, इसी को नस्ल भेद कहते हैं। पैदा क्यों हुआ नस्ल भेद, क्योंकि हमने लिमिटेड आइडेंटिटी दी उसको नस्ल की। अभी तो पैदा भी नहीं हुआ वो बच्चा, पहले से हमने डिसाइड कर लिया वो देखेगा कैसे। अगली आइडेंटिटी देखिए, फिर हमने उसको क्या दिया पैदा होने से पहले, देश। ये जो भी पैदा हो रहा है ये भारतीय, इंडियन सिटीजन। अब जैसे भारतीय हो गया तो भाई सारी किताबें उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान बुरा देश है, होगा ही। और अगर वो बच्चा बाय चांस पाकिस्तान में पैदा हो गया होता तो भारत बुरा देश होता ही। इससे राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के बाद दो राष्ट्र आपस में लड़ेंगे और युद्ध होंगे, दुनिया भर में युद्ध होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो भारतीय बन के दुनिया को देखेगा। तीसरा, यहां तक भी बात क्षेत्र। अच्छा ये जो पैदा हो रहा है ये गुजराती है, वो तो गुजराती इस तरह के होते हैं, मराठी ऐसे होते हैं, और बंगाली इस तरह के होते हैं, राजपूत वैसे होते हैं। लीजिए साहब, राजपूताना राजस्थान, अब क्षेत्रवाद पैदा होगा, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी, उस क्षेत्रवाद को भड़काएंगी, बढ़ाएंगी, उसको चरम पे ले जाएंगे और अपनी सरकारें बनाएंगे और वोट आप देंगे, क्योंकि आपके अंदर क्षेत्रवाद भरा है। अब आगे चलें, फिर पैदा होने से पहले फिक्स हो जाएगा कि इसका ये हिंदू है या मुस्लिम होगा या सिख होगा, कोई चॉइस नहीं है उसके पास। फिर ये हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देखेगा, क्रिश्चियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, और 1000 साल क्रीसेंट वर्सेस क्राइस्ट का युद्ध लड़ेगा दुनिया के इतिहास में। सांप्रदायिकता पैदा हो जाएगी। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ बच्चा। फिर जाति भी निर्धारित, ये ब्राह्मण है साहब,
या राजपूत होगा या क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा या शूद्र होगा, ये भी पहले ही फिक्स हो चुका। और अब सातवां सुन लीजिए, ये जो पैदा हो रहा है किस जाति का होगा, हारी हुई जाति या जीती हुई जाति। दुनिया का इतिहास उठा के पढ़िए, हारी हुई जाति अलग होती है और जीती हुई जाति अलग होती है। ये सात तो आपने पहले ही मुकर्रर कर दिया है। अब ये वैसे दुनिया को देखेगा। फिर अब उसका जन्म हुआ, इतने भारी प्रेशर में तो वो पैदा हुआ है। जन्म होते ही आप उससे पूछे बिना खट से उस पर लिंग देंगे उसको। अब ये मेल होगा या फीमेल होगा, स्ट्रेट होगा या नहीं होगा, अब वो उस पॉइंट व्यू से दुनिया को देखेगा। दुनिया का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, महिलाओं को कितना लड़ाई लड़नी पड़ी है बराबरी के लिए, क्योंकि हमने पुरुष पैदा किए। अब वो पुरुष के पॉइंट व्यू से दुनिया को देखेंगे, पिक्चर भी वही पॉइंट व्यू से देखेंगे, दुनिया को वैसे देखेंगे। पुरुष है वो। लड़के रोते नहीं है क्या? लड़कियों की तरह तुम रो रहे हो? लड़कियों को तेज नहीं हंसना चाहिए, लड़कियों को हर किसी से बात नहीं करना चाहिए। कंडीशनिंग, आई मेकर, अहंकार, लिमिटेड आइडेंटिटी। तुम लड़की हो, लिमिटेड आइडेंटिटी। अगला, फिर रंग, गोरी है कि काली है? ओहो काली हो गई। ओह बेटा तुम अच्छे से नहाया करो, पहले आए थे तब तो तुम बड़ी गोरी थी, अब तुम्हें क्या हो गया? किसका साया पड़ गया? काली कैसे हो गई तुम? क्या कुछ नहीं किया दुनिया ने रंग के आधार पर। अमेरिका का इतिहास उठा के पढ़िए, ब्लैक अमेरिकन का इतिहास उठा के पढ़िए, आपका खून खौल जाएगा। ये क्यों हुआ? लिमिटेड आइडेंटिटी, लिमिटेड आइडेंटिटी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, आगे सुनिए। उसके बाद सोच भी फिक्स हो जाएगी। ये साम्यवादी है, सोच भी फिक्स, ये साम्यवादी है। अरे वो लोग तो लेफ्टिस्ट है यार, वो तो ऐसे ही सोचेंगे। ओहो ये राइटिस्ट है, ये ऐसे ही सोचेंगे। सोच ये भी पहले से फिक्स है, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, लगे रहिए। फिर पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, लड़ लीजिए वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर कर लीजिए, करते रहिए। अब इसके बाद फिर जन्म के बाद एक तो सोच फिक्स हो गई उसकी, और जन्म के बाद एक और उसकी नौकरी में इतना बड़ा रेसिज्म। ये क्लास 2 ऑफिसर है पता है, और हम क्लास 1 है। क्या बात है, हम स्वर्ण सेवाएं हैं। और फिर भी अच्छा ये डायरेक्ट है कि प्रमोटी है, एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है, ये तो सोच ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सेलेक्ट ही नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं हम लोग? कार्ल मार्क्स एक क्लर्क का इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था, पर उसकी विचारधारा ने दुनिया को 2 पार्ट्स में बांट दिया। हम कैसे लोगों को अहंकार, लिमिटेड आइडेंटिटी, और यही कारण है कि हमने डिवीजन ऑफ लेबर की जगह डिवीजन ऑफ लेबरर्स कर दिया। गोत्र व्यवस्था तो ठीक था, हमने उसे जाति व्यवस्था में बना दिया। कारण अहंकार। तो क्या सच में मैन इज बॉर्न फ्री? रियली? क्या आप सच में स्वतंत्र हैं सोचने के लिए? यह भी सोचिए। सो ये जो तीनों का डायनेमिक्स है, चित्त, अहंकार और मन, ये मिलके लिमिटिंग बिलीफ्स देता है। लिमिटिंग बिलीफ्स क्यों? क्योंकि लिमिटेड आइडेंटिटी है, और लिमिटेड आइडेंटिटी लिमिटेड बिलीफ देता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं बच्चे को विद्या आरंभ संस्कार के समय ही कान में बोल दो, अहम ब्रह्मास्मि, तू केवल आत्मा है, ना कोई जाति, ना कोई लिंग, ना कोई देश, तू इस सबसे परे है। पर क्या करें? तो इस कारण जब तक हम सही डेफिनेशन में उसको नहीं लेंगे, तब तक वो लिमिटिंग बिलीफ्स हमें लिमिटेड थॉट्स देंगे। हमारे थॉट्स फीलिंग्स बनेंगी, हमारे फीलिंग्स वर्ड्स बनेंगे। हम फेसबुक पे गलत गलत शब्द लिख देंगे गुस्से में, ओज में आके, क्योंकि हमारे पास वैसी ही वर्ड्स हैं। वर्ड्स एक्शंस बनेंगे, एक्शंस हैबिट्स बनेंगी, हैबिट्स कैरेक्टर बनेगा, और कैरेक्टर हमारी डेस्टिनी बन जाएगा, और इसी तरह से पूरे देश की डेस्टिनी बनती है। सो दोस्तों, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये कितना जटिल है। जो आप स्थूल शरीर देखते हैं वो तो उसका प्रतिबिंब मात्र है, पर हम वास्तव में जीते तो सूक्ष्म शरीर में। तो क्या किया जाए? एक इमोशन यदि आप उसको सप्रेस कर दें, लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए लड़कियों को। आप एक इमोशन को सप्रेस कर दीजिए तो डिप्रेशन बन जाएगा, और आप उस इमोशन को एक्सप्रेस कर दीजिए तो एग्रेशन बन जाएगा। तो क्या करें? तो भगवान शिव की तरह उस कालकूट को गले में रख के अपनी योग साधना से अमृत बनाइए। चैनलाइज कीजिए अपने इमोशंस को। चैनलाइज करना हमें सीखना पड़ेगा। उसी का तरीका है कर्मयोग,
उपासना योग, राजयोग और भक्ति योग, ये आपके इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए है। आपको इनमें डिटेल में जानना है तो पिछले वीडियोस को देखिए, जिनमें हम इन सारे योगों पे, योग्स पे बात कर चुके हैं, योग पे बात कर चुके हैं। आगे बात करें। अब चित्तम, अगर एक बैड एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, चित्तम मेमोरी, तो क्या होता है, लोग गलती क्या करते हैं, वी रिमेंबर पीपल एंड फॉरगेट द लेसन। हम सबक भूल जाते हैं, लोगों को याद रखते हैं, अच्छा इसने ऐसा किया था। करना क्या चाहिए, रिमेंबर लेसन एंड फॉरगेट पीपल। लोगों को भूलिए, सबक सीखिए और आगे बढ़िए। ये चित्तम के साथ है। कैसे चित्त शुद्ध किया जाए, चित्त शुद्धि के लिए ही बनाया गया है उपासना योग और कर्म योग। पढ़िए, आप उसको जानिए, पिछले रिकॉर्डिंग्स में आपको मिल जाएगा और डिटेल में जानिए। ठीक। अहंकार के लिए क्या किया जाए, अरे झाड़ू लगाइए लंगर में जाके। हमारे पिछले एयर चीफ मार्शल लगाते थे, क्यों लगाते हैं, क्यों गुरुद्वारे में बैठ के जूते पॉलिश करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग, कारण अहंकार को समाप्त रखने के लिए, ताकि आप डिफरेंट रोल्स में भी खुद को सेटल कर सके। अभी मैं अमीर बन के दुनिया को देख रहा हूं, चला जा रहा है, थोड़ा गरीब बन के तो देखो, घर में झाड़ू लगाइए ना आप। अभी मैं पुरुष बन के दुनिया को देख रहा हूं, जरा महिला बन के तो देखो, अपने रोल रिवर्सल कीजिए। चलिए आगे बात करें। अब इस सूक्ष्म शरीर का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है इनपुट आउटपुट। विचार लेता है, व्यवहार देता है, प्राण भी सांस लेता है, एक्सक्रीशन बाहर जाता है, खाना लेता है, इनपुट आउटपुट करता है। इसका नेचर क्या है, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। ये बदलता रहता है, विचार बदलते हैं, मन बदलता है, खून बदल, सब कुछ बदलता है, सोच बदलती है, ये बदलता रहता है, इम्परमानेंट है ये। ठीक। और कमजोर होता रहता है, बदलता रहता है, पर इसकी लाइफ ग्रॉस बॉडी से ज्यादा लंबी होती है। ये कई लाइफ टाइम तक कंटिन्यू होता है, कई लाइफ टाइम तक ये चलता है। और अंतःकरण जो होता है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण शास्त्र बताते हैं, स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं, आदि शंकराचार्य स्वयं कहते हैं कि अंतःकरण ही वो चीज है जो मरने के बाद शरीर को छोड़ता है। मरने के बाद स्थूल शरीर यही रह जाता है और जो निकलता है उसी को अंतःकरण कहते हैं, उसी को आप सोल कहते हैं, आत्मा नहीं, सोल। सो अंतःकरण शरीर को छोड़ देता है और अंतःकरण में वो सारा बैंक तैयार रहता है, आपकी यादों का, आपकी सोच क्या थी, आपकी भावनाएं क्या थी, और उसके साथ आप अपने शरीर को त्याग देते हैं। और अंतःकरण फिर एक नए शरीर में जाता है और फिर हम फिर से अपने जीवन को शुरू करते हैं। ठीक। सो अंतःकरण को कौन देख सकता है, तो अंतःकरण को केवल हम देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। स्थूल शरीर को मैं भी देख सकता हूं, तुम भी, पर सूक्ष्म शरीर को केवल मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते। मैं क्या सोच रहा हूं तुम्हें क्या पता। ठीक। कब तक चलेगा अंतःकरण, प्रलय के समय तक। प्रलय शब्द का अर्थ क्या है, लय का मतलब मिल जाना, प्रलय का मतलब फिर से एक हो जाना, प्रलय। तो फिर से वो एक हो जाता है ब्रह्मांड में, और उसके बाद ब्रह्मांड से आके फिर से एक शरीर ले लेता है। तो प्रभव से प्रलय तक ये चलता रहता है सूक्ष्म शरीर। प्रभव मतलब रिस्ट्रक्शन ऑफ दिस, ये जो यूनिवर्स है, इस ब्रह्मांड के रिस्ट्रक्शन से ये पैदा होता है और कब तक जाता है, प्रलय तक। ये होता है सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर से अब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। आप ये कह सकते हैं सर ये कुछ तो समझ में आ गई, कुछ समझ में नहीं आई, पर ये बताइए कि एक पिता के दो बच्चे हैं, अब दोनों ही बच्चों को एक जैसी परवरिश पिताजी ने दी, तो ऐसा क्यों हो गया कि वो जो बड़ा बेटा है वो तो बड़ा रेस्पॉन्सिबल बन गया, छोटा बेटा बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल बन गया, जबकि एक ही जैसी परवरिश है। आप ये भी पूछ सकते हैं सर ऐसा क्यों होता है, एक ही जायगोट से दो बच्चे पैदा होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, और उनका व्यवहार 180 डिग्री अपोजिट हो जाता है 15 साल बाद। तो जब एक ही जैसा नर्चर है, एक ही जैसा लगभग नेचर है और पेरेंटिंग एक जैसी है, तो व्यक्तियों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों आता है। सर वो लोग जो कह रहे हैं, वो लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं जैसा वो सोच रहे हैं। तो चलिए हम और गहरा उतरते हैं। इसका उत्तर आपको मिलेगा कि क्यों आइडेंटिकल ट्विंस का भी व्यवहार एक दूसरे से अलग हो जाता है, क्यों आपके घर में दो बच्चे हैं और जबकि एक जैसी परवरिश है, दोनों बिल्कुल अलग सोचते हैं।
इसको कहते हैं कारण शरीरम, causal body. It's not casual body. No, it's causal body. The cause, क्यों आप पैदा हुए, ये क्या है? इट्स अ जिप ड्राइव, ये EXE फाइल है, आप किसी भी सिस्टम में उसको बूट कर सकते हैं। स्थूल शरीर हार्डवेयर था, सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर था, तो कारण शरीर क्या है? बूटेबल फाइल। लगाइए, किसी भी सिस्टम को अपना सिस्टम बना लीजिए। कॉजल बॉडी, इसका रॉ मटेरियल क्या है? अब कॉजल बॉडी को हम थोड़ा समझ लें। कॉजल बॉडी का रॉ मटेरियल है वासना। वासना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गंध, स्मेल। किसकी गंध? गंध हमारे कर्मों की। जैसे आप प्याज काटते हैं, आप एक कर्म कर रहे हैं, प्याज तो कट जाता है पर उसकी गंध बहुत समय तक हमारे अंदर रहती है। तो गंध हमारे कर्मों की हमेशा हमारे साथ रहती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक भाव जो आप एक बार करते हैं, भविष्य में अपनी पुनरावृत्ति के बीज छोड़ के जाता है। आप एक बार देर से उठिए, अगली बार फिर देर से उठने का मन करेगा, फिर मन करेगा, पुनरावृत्ति होती है। आप एक बार कहिए मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, हमारी किस्मत में ही यश नहीं है, पुनरावृत्ति होगी उन विचारों की। और इसी को कहते हैं वासना। वासना का मतलब हमारे अंदर वो गहरी इच्छाएं, गहरे हमारे कर्म जो अधूरे रह गए, उसी को वासना कहते हैं। वासना इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, जीवन का ब्लूप्रिंट है। इट इज द लाइफ स्क्रिप्ट, ये जीवन की लाइफ स्क्रिप्ट है। ये हमारा सोल प्लान है जिसको लेके हम इस धरती पे आते हैं। हम आ क्यों रहे हैं? कोई तो कारण होगा। एंड इट इज आवर डेवलपमेंटल प्लान। ये वो अनकंप्लीटेड स्टोरीज हैं जो अधूरी रह गई थी, ये वो अनरिजॉल्व्ड स्टफ हैं जो हमें रिजॉल्व करने हैं। पास्ट, कई जन्मों का पास्ट, ये हमारी वासनाएं हैं। आज हम जैसे हैं वो हमारे इतने सारे जन्मों की वासनाओं से मिलके हैं, जिसको आप टेंडेंसीज कह सकते हैं इंग्लिश में। टेंडेंसीज हैं हमारी, ऐसे हर व्यक्ति की अलग अलग टेंडेंसीज होती हैं। तो यदि हम हमारे पास्ट से सीख जाएं तो पास्ट एक अच्छा टीचर है, और ना सीखें तो बर्डन है। तो चलिए उन्हीं पांचों प्रश्नों को जरा समझते हैं। वो पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति वो था जो हमने पहले में देखा था कि वो इफ somebody doesn't wish me, he does not love me। तो हमने देखा था उसके पीछे विचार ये है। विचार में हमने देखा था आई एम नॉट प्रायोरिटी। तो हमने देखा था कि उसके पीछे चित्तम ये था कि देखो माँ ने मुझे ध्यान नहीं दिया, भाई बहनों ने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए अब उसके पीछे कॉजल बॉडी देखते हैं। तो कॉजल बॉडी ये हो सकती है कि ये जो व्यक्ति है जो आज जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं, एक्चुअली हो सकता है ये पिछले जन्म की रानी एंटोनियो रही हो, जिसने सब लोगों को इग्नोर किया हो, और आज इस जन्म में ये सीखने आई है कि जब कोई इग्नोर करता है तो कैसा दर्द होता है, सो दैट वी कैन इंप्रूव अपॉन इट। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ डेवलपमेंटल प्लान। ठीक, ये जो आपका GM है, ये जो आपका डायरेक्टर है, जो बहुत ही माइक्रो मैनेज करता है, क्योंकि इसके पिताजी नहीं रहे, क्योंकि इस पे सारा काम पड़ा, और इसको लगता है जब तक मैं ना करूं तब तक नहीं होगा। हो सकता है ये वन ऑफ द लाइफ टाइम्स में बहुत इररेस्पॉन्सिबल व्यक्ति रहा हो। नाउ ही इज रीइंकार्नेटेड टू गेन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, ये जो व्यक्ति जो किसी पे भरोसा नहीं करता, कीप डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, क्योंकि अगर भरोसा करेंगे तो डिपेंडेंसी आ जाएगी। डिपेंडेंसी इज नॉट गुड। क्यों डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है? क्योंकि उसके चित्त ने बताया था जब मैं छोटा था मेरे पिताजी नहीं रहे, मैंने जिन जिन चाचा लोगों पे भरोसा किया सबने धोखा दिया। ये तो इस लाइफ का हो गया। पर अगर आप कारण शरीर में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, हो सकता है इस व्यक्ति को वन ऑफ द लाइफ टाइम्स में ही वाज किल्ड बाय गिविंग पॉइजन बाय सम ऑफ द वेरी क्लोज रिलेटिव्स। सो द लास्ट डाइंग थॉट वाज आई कैन नॉट ट्रस्ट पीपल। सो
दिस इज हाउ आपके अंदर आज जो आप हैं, ये वासना जो हमारे अंदर का टेंडेंसीज हैं, is the themes and the lessons that we need to learn in this lifetime. People, situations, families, जो भी हमारे आसपास हैं, ये सब हैं ही इसीलिए कि वो हमें विकास करने में मदद कर सके। हो सकता है आपकी वाइफ, आपका स्पाउस, आपका साथी, आपका बॉस, आपका दोस्त अत्यधिक कलह प्रिया हो, आपके पिताजी, पर उनकी जो कलह और उनकी जो डांट है वो आपको बनाने के लिए हो। जैसे सुकरात की पत्नी इतना कड़वा बोलती थी, जैसे तुलसीदास की पत्नी, जैसे कालिदास की पत्नी, आप इनके जीवन उठा के देखेंगे, दे हैड अ वेरी डिफिकल्ट मैरिड लाइफ, पर देन उन कड़वे शब्दों ने इनको बना दिया। वी ऑल आर बॉर्न फॉर अ पर्पस एंड द पर्पस इज टू इंप्रूव अपॉन आवरसेल्फ। हम खुद को इंप्रूव करें। एंड वी में दो भाई बहन बिल्कुल लगते एक जैसे हैं, पर उनकी सोल जर्नी बहुत डिफरेंट है। दोनों बहुत अलग अलग यात्राओं से आ रहे हैं, आज आपके घर में पैदा हो गए। तेलुगु के वेमनाचार्य गुरु हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है। वो कहते हैं नमक और कपूर, मान लीजिए आपके घर के दो बच्चे दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं, पर अगर आप इनको जलाएं तो उनकी गंध बहुत अलग अलग होती है। इसीलिए आपके घरों के बच्चे, आप दोनों को डांटिए, एक बड़ा परेशान हो जाएगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सबकी गंध अलग अलग होती है, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, अपनी अपनी सोल जर्नी है, और ये जर्नी जा किस तरफ रही है, जिसको आप कहते हैं मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम फियर। इन्हीं को जातक कथाएं कहते हैं, हमारी सोल जर्नी को। भगवान बुद्ध 643 जातक कथाएं, इसी को भगवान महावीर ने जाति स्मरण कहा। इसी को बाइबल ने ओल्ड टेस्टामेंट में, और इवन जीसस वाज रीइंकार्नेटेड। व्हाट डज दैट मीन? तो क्या हम हमारी डेस्टिनी के गुलाम हैं? नहीं, हम हमारी किस्मत के स्वयं रचयिता हैं। वी आर द स्क्रिप्ट राइटर, वी आर द एक्टर, वी आर द डायरेक्टर एंड वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ आवर मूवी कॉल्ड लाइफ। हम खुद ही तो उसके सब कुछ हैं। तो इसीलिए आपके आसपास जितने लोग हैं, चलिए बैठिए और एक एक व्यक्ति के बारे में यह प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न, what aspect of my personality has brought this person in my life? मुझे ऐसा क्या सीखना था जीवन में जिसके कारण यह व्यक्ति आज मेरे जीवन में आया? मैंने इसे क्यों अट्रैक्ट किया है? ठीक। दूसरा प्रश्न पूछिए, what lessons he wants to teach me? वो यहां इस जीवन में मुझे क्या सिखाने के लिए आया है? आपको समझ में आना चालू होगा। हो सकता है वो बहुत बुरा व्यवहार करता हो, वो बहुत टफ बॉस हो आपका, पर वो शायद कुछ सिखाने के लिए आया हो। ब्रायन वीज एक डॉक्टर हुए हैं, इनकी किताब आप पढ़िए, मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ। उनकी एक पेशेंट थी, वो पेशेंट बड़ी परेशान रहती थी मनोवैज्ञानिक रूप से। तो जब वो उस पेशेंट को डील कर रहे थे, उसको ट्रीट कर रहे थे, तो पता लगा कि आज जो उसके बड़े बेनेवोलेंट बॉस हैं उस पेशेंट के, वो वन ऑफ द लाइफ टाइम्स में उसके पिताजी थे। तो कई बार लोग फिर से इनकारनेट आते हैं टू सपोर्ट अस और टू ह्यूमिलिएट अस सो दैट वी कैन इंप्रूव। आगे आप पूछिए, व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ विजडम आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस पर्सन? इसके बुरे व्यवहार से मुझे कौन सा गिफ्ट ऑफ विजडम देने वाला है? जब आप ये सब जानेंगे, आपका अपने आप गुस्सा उस व्यक्ति पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि टफ बॉसेस हमेशा अच्छे एम्प्लॉय बनाते हैं। आपके आसपास अगर व्यक्ति लगातार आपको कड़वा बोल रहा है करीबी जीवन में, तो हो सकता है वो आपको आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करने के लिए आया हो। यू नेवर नो। अब अगली बात आए, तो फिर ये जो कारण शरीर है, इसके कंपोनेंट कौन से हैं? तो आप समझ ही सकते हैं, स्थूल शरीर और जो ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस बॉडी एंड जो सटल बॉडी है, यही पोटेंशियल फॉर्म में कारण शरीर में रहते हैं। क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, इसीलिए हमें फिर से आना पड़ता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम एहि संसारे बहुदुष्कारे कृपया पारे पाहि मुरारे। मुझे बचाइए प्रभु, बार बार यही हो रहा है, सेम पिक्चर रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि वही वासनाएं हैं। रामकृष्ण परमहंस जब खाना खाया करते थे, तो उनको खाने का इतना शौक था
दुनिया भर से लोग आके उनके सामने प्रवचन सुनने बैठते थे और अचानक प्रवचन का वो सेंटेंस आधा रोक के ही परमहंस उठ के जाते थे और खाना खाने लगते थे। मां शारदा कहती थी, आप अजीब व्यक्ति हैं, इतनी दुनिया से लोग आए हैं, बात तो खत्म कीजिए। सेंटेंस तो छोड़िए दोस्तों, वो शब्द भी आधा छोड़ देते थे कई बार, और मुझे तो भूख लगी है कह के चले जाएंगे। तो मां कहती थी, आप थोड़ा तो लिहाज कीजिए सबका। जब मां ने बार बार टोका तो परमहंस जी ने एक बार उन्हें बताया कि मां, मुझे यहां आने का कोई कारण नहीं है, मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं कि मैं यहां आऊं, कोई कारण ही नहीं है, कारण शरीर के लिए। पर मां, ये जो मेरी जवान है, मेरा खाने पे कंट्रोल नहीं है, और खाने के लिए मुझे शरीर चाहिए, क्योंकि मुझे खाने का चाव है। तो मैं पैदा ही, जन्म ही मेरा इस कारण हुआ, क्योंकि ये एक वासना रह गई। और मां, जिस दिन मेरा खाने से रुचि खत्म हुई, फिर इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे रोक सके। ना मुझे अब पैसा आकर्षित करता है, ना मुझ में कोई अहंकार है, ना मुझे पद चाहिए, ना नाम चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना मुझ में काम है, ना द्वेष है, ना क्रोध है, कुछ तो नहीं है। पर ये, उस दिन से मां शारदा ने उन्हें टोकना ही बंद कर दिया। और जो लोग पढ़े हैं रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, मृत्यु के कुछ समय पहले एक बार उन्होंने खाना की थाली मां शारदा ने परोसी और उन्होंने थाली खिसका दी। पहली बार उन्होंने ऐसा किया और मां के रोंगटे खड़े हो गए। अब वो जहाज समुद्र में अनंत यात्रा के लिए तैयार था, वो आखिरी एंकर भी टूट चुका था। इसी को कारण शरीर कहते हैं। अगर एक लाइन में आप हमसे पूछें, सर मेरा कारण शरीर क्या है, आप ऐसे पता लगा सकते हैं। कैसे? बैठिए, अंतरात्मा से पूछिए, क्या क्या कमियां हैं आप में। अहंकार है, लिख लीजिए। अहंकार का क्या मतलब? आप प्यून से भी उसी तमीज से बात करते हैं जैसे प्रेसिडेंट से बात करते हैं? पूछिए, क्या आप सबके प्रति विनम्र हैं? अगर हां, तो आप में अहंकार कम है, और नहीं तो बहुत अहंकार है। क्योंकि आप एक नजरिए से देखते हैं, अमीर अधिकारी के नजरिए से, व्यापारी के नजरिए से दुनिया को देखते हैं। लालच, ईर्ष्या, काम, बैर, क्रोध, मोह, लोभ, क्या है आपकी कमी? बस वही कारण शरीर है, और खूब सारी है। तो आइए, स्वागत है दुनिया में, बार बार यही हमारे शास्त्र कहते हैं। ठीक, ये तो कंपोनेंट हो गए। अब फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या है? इट सर्व्स एज ए सोर्स। ये सोर्स है, वो कारण है जिससे बार बार ग्रॉस और सटल बॉडी पैदा होती है। ठीक, जैसे मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी फिर से मैटर में कंडेंस होती है। आइंस्टाइन ने E=mc² में यही कहा, that energy can be converted into matter and matter can again be converted into energy। तो जब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या जब हम कहें एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, तो हम इसको कहते हैं इवोल्यूशन। बिग बैंग हुआ और एक ऊर्जा इंसान बन गई, इवोल्यूशन हो गया। पेड़ पौधे बने, जानवर बने, फिर धीरे धीरे इंसान बन गया, ऊर्जा मैटर बन गई। और स्वामी विवेकानंद ने अपने अमेरिका और ब्रिटेन के भाषणों में बहुत स्पष्ट कहा है। और इसी तरह जब ये मैटर फिर से ऊर्जा बनता है, तो इसको आप इन्वॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि मैटर अपने आप में ऊर्जा बनना ही तो चाहता है। इसी को आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। वो इसीलिए तो विकास कर रहा है। लोग जो स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहते हो, पढ़िए। शायद 1896 या उसके आसपास उन्होंने एक पत्र लिखा है अपने मित्र को, भारत में, अमेरिका से ही। उनको लगने लगा कि अब उनके अंदर की ऊर्जा फटने को तैयार है, और उस पत्र में लिखते हैं वो कि मेरे अंदर का शरीर, मेरे अंदर की ऊर्जा अब इस वेसल में, बाह्य वेसल में समा नहीं पा रही। मुझे लग रहा है मुझ में ऊर्जा का विस्फोट हो सकता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में जब आप पढ़ेंगे, उनकी मृत्यु भी उनके सर की एक नस फटने से हुई थी। सो दोस्तों, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, मैटर फिर से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और यही कॉजल ये जो काजल बॉडी है, काजल बॉडी कन्वर्ट्स इनटू सटल एंड फिजिकल बॉडी, एंड फिजिकल बॉडी अगेन गोज बैक टू काजल बॉडी। ये तो हो गया उसका फंक्शन। अब आखिरी नेचर, इसकी लॉन्गेस्ट लाइफ होती है, ये कभी खत्म नहीं होता। काजल बॉडी बिफोर बिग बैंग थी, सृष्टि के शुरू से थी, और खत्म कब होगी? मोक्ष पे, अन्यथा चलती रहेगी।
ये प्रलय प्रलभ से भी जागे आगे जाती है। शास्त्र कहते हैं भले प्रलय हो या प्रभव हो, कॉजल बॉडी हमेशा रहती है। ये कब खत्म होगी? जब हमें मोक्ष मिलेगा। और इसी कारण ये जो तीसरा शरीर है, इसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये सिंगुलैरिटी का बॉडी है पूरी। ये फिजिक्स की सिंगुलैरिटी की हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। तो चलिए हम एक बार समराइज करें, हम क्या बात कर रहे हैं। हमने बात की कि साधक करता है, उसके पास एक कारण होता है, जिस कारण से वो धरती पे आता है, और उस कारण को करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करण चाहिए होते हैं। करण का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, और करण 3 प्रकार के। उपकरण मतलब एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल और कोई भी चीज। बाह्यकरण मतलब स्थूल बॉडी, जिसको आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अंतःकरण मतलब सूक्ष्म शरीर, जिसको आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और कारण शरीर, उस कारण से बना, जिसको आप फिलॉसॉफी में पढ़ते हैं। शरीर जो डीके हो जाता है। तो हमने एक दूसरे उदाहरण से अगर हम शॉर्ट में इसको समझ लें, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक कंटेनर हो, एक बकेट हो। तो जो बकेट है वो तो ग्रॉस बॉडी है, बाल्टी। अगर वो टूट जाती है तो नई बकेट लानी पड़ेगी, शरीर खत्म हो जाएगा तो नया बकेट आ जाएगा। उसमें जो पानी भरा है वो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। और जो उसमें नमी है वही कॉजल बॉडी है। अब जो पानी भरा हुआ, अगर ये बकेट टूट जाएगी तो हम क्या करेंगे? इस पानी को निकाल के दूसरे बकेट में डाल देंगे। पर सूरज तो हमेशा रहेगा, वो उस बकेट में भी चमक रहा था और इसमें भी चमक रहा था। तो जो सूरज हमेशा चमकता है, इसी को आत्मा कहते हैं, जो इन तीनों से अलग है। सटल बॉडी और कॉजल बॉडी को सोल कहते हैं, जो शरीर छोड़ के जाती है। ठीक। ग्रॉस बॉडी को देह कहते हैं। और गीता में सटल बॉडी और कॉजल बॉडी को ही भगवान कृष्ण ने दूसरे चैप्टर में देही कहा है, जो शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो आत्मा ना छोड़ती है ना पकड़ती है, क्योंकि आत्मा तो ऑल परवेसिव है, यूनिवर्सल है, सोल इंडिविजुअल है। सो इस तरह से हमने ये देखा कि जो ग्रॉस बॉडी है वो हार्डवेयर है, सटल बॉडी सॉफ्टवेयर है, कॉजल बॉडी जिप ड्राइव है कंप्यूटर की, और आत्मा बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके बिना वो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। सो हमने ये देखा, आज के सेशन में हमने बात की कि स्थूल शरीर का जो रॉ मटेरियल है वो पंचभूतानी है, पंच स्थूल भूतानी, गर्भ, जीवन और मृत्यु तक। कंपोनेंट सिर, पक्ष, पूछ और केंद्र। फंक्शन आयतनम है। पाप पुण्य की केमिस्ट्री चलती है, नोटिसेस मिलते रहते हैं। नेचर 6 विकार है, अस्ति, जायते, वर्धते, विप्रयते, अपक्ष्यते और प्रणश्यति। ये सबको विजिबल है, मुझे भी दिखता है, आपको भी दिखता है। और इसका ड्यूरेशन क्या है? 1 सेकंड से 120 साल तक। देह का मतलब दहनम योग्यम, ये हमने समझ लिया। ठीक। फिर हमने देखा इसके डायनामिक्स। तो हमने देखा कि व्यवहार, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन यही शरीर करता है। तो हमने 5 लोगों के उदाहरण लिए। फिर हमने देखा कि पर मैं वैसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं, मैं क्यों डेलीगेट नहीं करता। तो हमने पता लगाया कि शरीर के अंदर एक और शरीर है जो दिखता नहीं है, मुझे पता है, दूसरों को नहीं पता। इसको सटल शरीर कहते हैं। इसका रॉ मटेरियल पंच सूक्ष्म भूतानी है। और इसके कंपोनेंट कितने हैं? तो 19 कंपोनेंट हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां वो नहीं जो आंखें हैं, आंखों के अंदर देख पाने की क्षमता, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां। तो पंच सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, पंच सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, ये हो गए 15। और 4 जिसको आप अंतःकरण भी कहते हैं अलग से, उसको हम कहेंगे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन क्या है? अनइंटेंशनल थिंकिंग। इमोशनल इज इन मोशन, लाइक एनर्जी इन मोशन। संकल्प विकल्प जो सोचता है। बुद्धि इंटेलिजेंस है, थॉट है, जो डिटरमाइन करता है, जो विचार है। मेमोरी बैंक है आपका चित्तम, जो बचपन की आज तक की मेमोरी हमारे पास रखता है। तो व्यक्ति इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। तो डोंट जज पीपल जस्ट लाइक दैट। बड़ी गहरी यात्रा हो सकती है उसकी। जो आज वो व्यवहार आपके सामने, आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में कर रहा है,
अहंकार, अहम मतलब आय, कार मतलब क्रिएटर। तो मैं दुनिया को नस्ल, देश, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, अर्थ, रंग, भेद, सोच, नौकरी, इन सब पे देखता हूं। इसीलिए जीवन खुद के लिए और दूसरों के लिए कठिन बना देता हूं। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर की जगह लेबरर हो जाता है। और इसीलिए मन, चित्त और अहंकार का जो टोटल केमिस्ट्री है, ये कई बार लिमिटेड बिलीफ्स देता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं केवल आत्मा हूं, अनलिमिटेड बिलीव रखिए। और वही थॉट्स अंतिम में डेस्टिनी बनते हैं। इमोशन सप्रेस करो तो डिप्रेशन होगा, एक्सप्रेस करो तो एग्रेशन होगा। चैनलाइज कीजिए शिव की तरह। और चैनलाइज करने के ही तरीके 3-4 योग हैं: कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग और राजयोग। मन को, और इसीलिए चित्तम में बैड एक्सपीरियंस जब भी मिले, रिमेंबर लेसन, फॉरगेट पीपल। अहंकार के लिए आप झाड़ू लगाएं, दूसरों के पक्ष से देखिए। फंक्शन क्या है? इनपुट आउटपुट है सूक्ष्म शरीर का। नेचर क्या है? ये लगातार बदलता रहता है। प्रभव से प्रलय तक हमेशा रहता है। प्रलय से प्रलय तक को ही एक कल्प कहा जाता है। कल्प में 5 युग होते हैं। ठीक, तो इतनी उम्र होती है सूक्ष्म शरीर की। यही वो देही है जो मृत्यु के बाद शरीर को छोड़ता है और फिर से पैदा होता है। और इसके बाद, पर फिर ऐसा क्यों है कि एक ही जायगोट से 2 बच्चे इतने अलग होते हैं? क्योंकि भाई सबकी अलग अलग यात्राएं हैं। वो आपके घर में पैदा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए आपके जैसा वो बनेगा। वो बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग है। उसकी सोच अलग हो सकती है, उसकी यात्रा का कारण अलग हो सकता है। गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हो सकता है। तो माता पिता के व्यवसाय, उसकी सोच से उसका कोई कनेक्शन हो ना हो जरूरी नहीं है। इसीलिए बच्चे हमारे सबसेट नहीं है, उनकी इंडिविजुअल यात्रा का सम्मान कीजिए। जिप ड्राइव है कॉजल बॉडी, EXE फाइल है, जहां लगा लीजिए, नए शरीर में लगा दीजिए। इसका रॉ मटेरियल क्या है? वासना है। वासना क्या है? ये गंध है। गंध क्या है? हमारी सोल प्लान है, अनकंप्लीटेड स्टोरीज हैं, हमारे अंदर के दोष हैं। दोष कैसे पता लगाएं? आपको तुरंत पता है, लिख लीजिए बैठ के, खटाखट आपको पता पड़ जाएगा। ठीक, और इसी कारण आप बार बार आते हैं इस धरती पे ताकि आप अपने दोषों को पूरा करें। जितनी द सूनर द बेटर। तो पीपल, सिचुएशन, फैमिलीज हमारे आसपास जानबूझ के इसीलिए हैं जो हमें हमारे डेवलपमेंट प्लान में मदद कर सकें। और इसी तरह से लोग दिखते एक जैसे हैं, पर उनका डेवलपमेंट प्लान और यात्राएं बड़ी अलग होती हैं। जैसे नमक और कपूर एक जैसे दिखते हैं। सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं। इन्हीं को हम जातक कथाएं कहते हैं, जो हम सबकी होती हैं। हम हमारे जीवन के स्वयं स्क्रिप्ट राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। और हम ही अपनी जीवन की मूवी के सारे कर्ता धर्ता है। कंपोनेंट क्या है कारण शरीर के? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इसके कंपोनेंट हैं। इसके फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है, ये काजल बॉडी से सटल बॉडी को जनरेट करता है और वापस उसको लील लेता है। लील लेने की प्रोसेस को ही लीला कहते हैं। और नेचर क्या है इसका? ये अनंत काल तक रहता है, जब तक हम मोक्ष ना पालें। मोक्ष क्या है? किसी भी तरह के फियर से फ्रीडम। अगर आप जीते जी पालें तो इसको हम कहते हैं जीवन मुक्ति। और अगर मरने के बाद आप इसे पाएं तो इसी को कहते हैं विदेह मुक्ति। थैंक यू वेरी मच।